हाँ बच्चों, सुन पा रहे हैं मुझे? प्राची जी, जी सर। हेलो, मैटर पहुंच गए सब? मैटर पहुंचे? जी सर। अब उसमें बेटा शुरू करो, पहले मैं बता रहा हूं। और भी कुछ स्पेशल भेज देता हूं। ये पूरा नाटक है बेटा, सॉफ्ट कॉपी। ये देखिए नाटक में पहुंच गया पूरा, आप लोगों के लिए स्पेशली कलेक्ट किया हूं। अभी प्राची जी, हेलो। जी सर। हाँ, आप लोगों के पास नाटक की सॉफ्ट कॉपी नहीं थी ना, या हार्ड कॉपी स्कंद गुप्त की? ठीक है सर। सॉफ्ट कॉपी है या वो हार्ड कॉपी? इग्नो वाला नोट्स नहीं है। नहीं हार्ड नहीं नहीं, कॉपी पूरा है। नाटक, पूरा नाटक, टेक्स्ट टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट है सर। तो आप लोगों ने तो बताया नहीं टेक्स्ट है, अभी बोले कि नहीं है। नहीं सर, मेरे पास है। नहीं मेरे पास नहीं, क्या सबके पास नहीं है? नहीं है सर। ऐसे सबके बारे में आप कैसे जानती हैं? नहीं फिलहाल सर, नहीं है हमारे पास। अच्छा मैं, इग्नो का जो ये है मतलब नोट है। अच्छा मैंने पूरा टेक्स्ट भेजा है 250 पन्ने का, 250 पन्ने का पूरा टेक्स्ट भेजा है। जी सर। आप लोग देख लीजिए उसे, ओके? अब सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले थोड़ा सा ये जरूरी है जानना हमें। मैं तो मान लीजिए आपको बताया ही था, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि स्कंदगुप्त नाटक में, स्कंदगुप्त नाटक में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद कृत जो स्कंदगुप्त नाटक है, उसे जानने से पहले हम जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त नाटक के बारे में जानेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि ये प्राची जी, पॉइंट नंबर 4.2 प्रसाद का नाट्य संबंधी विचार, सोच, थोड़ा सा इसका वाचन करें। और उसके जी तदुपरांत, सर। तदुपरांत रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। तदुपरांत जो है स्कंदगुप्त की रचनाशीलता 4.4, ये इसका वाचन शुरू करें, जिससे अन्य विद्यार्थी जिनके पास पुस्तक या नोट्स नहीं है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया अभी। यद्यप अभी जितने लोग हैं उनको मैंने ड्रामा पूरा दे दिया हूं 250 पन्ने का, प्लस नोट्स भी शेयर कर दिया हूं इंडिविजुअली। तो आप पहले पढ़ें 4.2 एंड 4.4 तक। प्राची जी शुरू करें, ये वाचन हो जाए, इसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस, ऑल एनालिसिस मैं शुरू करूंगा, प्लीज। जी जी सर। प्राची जी शुरू कीजिए। और भी बच्चा कोई पढ़ना चाहे, बोलना सर चाहे, लीजा, खुशी होगी जी। मैंने लीजा को भेज दिया है सर। लीजा को, रजत को, नहीं ठीक ही हो, मैं राखी भी को। इधर से जो बच्चे मुझे बोले हैं जी उनको मैंने दे दिया है। आप शुरू कीजिए जी बेटा, सर। वाचन शुरू कीजिए।
प्रसाद का नाट्य संबंधी सोच है 4.2। सर ये वाला ना? जी जी जी, सोच माने जी। विचार, वो नाटक को हाँ किस जी जी दृष्टि से सर। लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना के साथ साथ नाटक विधा के बारे में समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस विषय पर बहुत अधिक नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है उससे नाटक संबंधी उनके विचारों को समझने में पर्याप्त मदद मिलती है। प्रसाद ने हिंदी में नाटक का स्थान, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों के आरंभ और रंगमंच नामक अपने लेखों में नाटक और रंगमंच पर विचार किया है। नाटक संबंधी उनके विचारों का विवेचन इन निबंधों के आधार पर ही किया गया है। नाटक संबंधी चिंतन का आधार। जयशंकर प्रसाद ने जब नाटक लिखना आरंभ किया था, तब हिंदी में नाटकों की समृद्ध परंपरा नहीं थी। भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा लिखे नाटक ही उनके सामने मौजूद थे, लेकिन उनके समक्ष संस्कृत और पश्चिमी नाटकों की समृद्ध परंपरा मौजूद थी। उनके लेखन से यह जाहिर होता है कि उन्होंने संस्कृत के नाटकों का ही नहीं वरन संस्कृत में नाट्य संबंधी अवधारणाओं का भी गहरा अध्ययन मनन किया था। इसके साथ ही वे पश्चिम के नाटक चिंतन और नाटकों की परंपरा से भी भलीभांति परिचित थे। भारत में उस समय जो रंगमंच उपलब्ध था, उस पर पश्चिम के नाटकों और रंगमंचों का गहरा असर था, लेकिन यह असर दो रूपों में दिखाई देता है। पहला, शिक्षित समाज के लिए खेला जाने वाला अभिजात्य नाटक, और दूसरा जनसाधारण के लिए खेला जाने वाला पारसी रंगमंच। प्रसाद हिंदी पर इस पारसी रंगमंच के प्रभाव को अच्छा नहीं समझते थे और वे पश्चिम प्रभाव के इन दोनों रूपों से भिन्न भारत की अपनी नाट्य परंपरा के अनुरूप हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के समर्थक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भिन्न प्रसाद ने प्राय अपने नाटकों की रचना में लोक नाट्य परंपरा के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया। यह उल्लेखनीय भी है कि प्रसाद ने नाटकों के बारे में अपने लेखन में संस्कृत नाट्य परंपरा का ही हवाला दिया है। पारसी रंगमंच की उनकी कटु आलोचना, जिसके उल्लेख हम आगे विस्तार से करेंगे, को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। जयशंकर प्रसाद नाटक को कला का विकसित रूप मानते हैं। उनके उनके विचार में नाटक में सब ललित सुकुमार कलाओं का समन्वय है। यह कला का विकसित रूप इसलिए भी है क्योंकि नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों कलाओं की अनुभूति होती है। प्रसाद नाटक का उद्देश्य यह नहीं मानते कि जहाँ मनुष्य अपने को भूल जाए और तल्लीन हो जाए। वे प्रश्न करते हैं कि क्या यह हृदय वृत्ति को उत्तेजित करके मोहक लेने मात्र न होगा? क्या विवेक शुद्ध बुद्धि सत्य से उसका कुछ भी संबंध होगा? उनके अनुसार जो नाटक मनोभाव का विश्लेषण करके चमत्कार के बल से मोहता हुआ अंतःकरण में आदर्श सत्य को स्वयं विकसित कर देता है, उसे सभी सभ्य जातियों के साहित्य में सम्मान मिला है। नाटक की यह परिभाषा कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। प्रसाद इसके मनुष्य के मनोभाव की प्रस्तुति के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने और उसके द्वारा दर्शक के हृदय से सहज रूप से आदर्श को विकसित करने पर जोर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रसाद नाटकीयता और स्वदेशीयता दोनों को नाटक के लिए जरूरी मानते हैं। प्रसाद ने नाटकों में रस के प्रयोग के संदर्भ में नाटक की भारतीय और पाश्चात्य धारणाओं की तुलनात्मक विवेचना की है। प्रसाद के अनुसार पश्चिम में कला को अनुकरण माना जाता है, जबकि यहाँ कला में दार्शनिक सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है। भरत के हवाले से वे कहते हैं कि आत्मा का अभिनय भाव है। भाव ही आत्म चैतन्य में विश्रांति पा जाने पर रस होता है। जैसे विश्व के भीतर से विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी तरह नाटकों से रस की। इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट है। यहाँ जो दोहराने की जरूरत नहीं कि रस सिद्धांत का विकास नाटक के संदर्भ में हुआ था।
भरत का रस निष्पत्ति संबंधी प्रसिद्ध सूत्र तत्र तत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति में तत्र का तात्पर्य रंगमंच ही है जहाँ नाटक का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। भरत के अनुसार नाटक देखते हुए जो हृदय स्थित भाव है वही परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होते हैं। जब अभिनेता अपने आत्म चैतन्य में तल्लीन हो जाता है तो उसका भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार पश्चिम में नाटक के केंद्र में अनुकरण होता है, जबकि भारत में रस। प्राय प्राय यह बात कही जाती है कि भारतीय नाटकों का अंत हमेशा सुख या आनंद में होता है, जबकि पश्चिम में वह दुखांत पर रहता है। प्रसाद विचार है कि पश्चिम के लोगों को आर्य के विपरीत उपनिवेशों की खोज में दुर्गम भूभागों में भटकना पड़ा और विपरीत परिस्थितियों में निरंतर संघर्ष करते हुए उन्हें जीवन जीना पड़ा। जीवन की इस कठिनाई पर अधिक ध्यान देने के कारण पश्चिम ने इस जीवन को ही दुखमय समझ लिया। प्रसाद का यह भी मानना है कि ग्रीस और रोमन लोगों को बुद्धिवाद भाग्य से और उसके द्वारा उत्पन्न दुख पूर्णता से संघर्ष करने के लिए अधिक अग्रसर करता है। उन्हें सहायता के लिए संघबद्ध होने पर भी व्यक्तित्व के पुरुषार्थ के विकास के लिए मुक्त अवसर देता रहा। इसीलिए उसका बुद्धिवाद उनकी दुख भावना के द्वारा अनुप्राणित रहा। इसी को साहित्य में उन लोगों ने प्रधानता दी। प्रसाद के इस कथन से स्पष्ट है कि पश्चिम के नाटकों में त्रासदी का जोर रहा तो इसीलिए कि उनके परिस्थितियों ने उन्हें लगातार दुख और संघर्ष की ओर अग्रसर किया, क्योंकि उन्होंने भावना की बजाय बुद्धि पर अधिक भरोसा किया। इसीलिए उन्होंने इस दुख को ही जीवन का सत्य समझ लिया। खास बात यह है कि प्रसाद इसको सिर्फ नाटक का ही गुण नहीं मानते, परंतु संपूर्ण पश्चिमी साहित्य की विशेषता मानते हैं। बुद्धिवाद और दुख को प्रधानता देने के कारण ही प्रसाद के अनुसार पश्चिमी सिद्धांत मनुष्य के चरित्र निर्माण का पक्षपाती है। नाटक देखकर या कविता पढ़कर यदि मनुष्य अपने को बुराई की तरह जाने से रोकता है और उसके चरित्र में संशोधन करता है तो साहित्य का लक्ष्य पूरा हो जाता है। मौजूदा साहित्य की दो प्रमुख विशेषताओं व्यक्ति वैचित्र्य और यथार्थवाद को वे इसी दृष्टि से देखते हैं। स्वयं उनके शब्दों में कहीं व्यक्ति के सहानुभूति उत्पन्न करके समाज का संशोधन है और कहीं समाज की दृष्टि से व्यक्ति का, किंतु दया और सहानुभूति उत्पन्न करके भी वह दुख को अधिक प्रतिष्ठित करता है, निराशा को अधिक आश्रय देता है। पश्चिम के विपरीत भारतीय परंपरा रस पर आधारित है। इसको प्रधानता देने का मुख्य कारण प्रसाद जी के अनुसार यह था कि आर्यों को पश्चिम वासियों की तरह घरबार छोड़कर इधर-उधर भटकना न पड़ा था। भारतीय आर्य निराशावादी नहीं थे। उनके शब्दों में करुण रस था। उसमें दया, सहानुभूति की कल्पना से अधिक थी रसानुभूति। उन्होंने प्रत्येक भावना में अभेद निर्विकार आनंद लेने में अधिक सुख माना। प्रसाद जी का मानना है कि रस में लोक मंगल की भावना प्रच्छन्न रूप से विद्यमान रहती है। भारतीय परंपरा में लोक मंगल स्थूल सामाजिक रूप में नहीं बल्कि दार्शनिक सूक्ष्मता के आधार पर मौजूद रहता है। इसके विपरीत पश्चिम में वासना का आधार रहता है और वासना से ही क्रिया संपन्न होती है और क्रिया के संकल्पन से व्यक्ति का चरित्र बनता है। चरित्र में महत्ता का आरोप हो जाने पर व्यक्तिवाद का वैचित्र उस महत्ती लीलाओं से विद्रोह करता है। इस प्रकार प्रसाद के अनुसार पश्चिम का साहित्य व्यक्ति और समाज की वासनात्मक क्रियाओं से ही संचालित और प्रेरित होता है और यही कारण है कि उसमें किसी दार्शनिक श्रेष्ठता के दर्शन नहीं होते।
प्रसाद जी के अनुसार रसवाद को अपनाने के कारण मनुष्य की वासनात्मक मनोवृत्तियां साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है। इससे मनुष्य की वासना का संशोधन हो जाता है। इससे मनुष्य की विशिष्टता और विभिन्नता समाप्त हो जाती है और उसकी भावनाओं को मानवीय आधार मिल जाता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से साफ है कि जयशंकर प्रसाद नाट्य रचना के लिए पश्चिम के अनुकरण सिद्धांत, वृद्धिवाद और दुख व निराशा को स्वीकार नहीं करते। वे नाटक में लोक मंगल को स्वीकार करते हुए भी रस को ही उसका लक्ष्य मानते हैं। इसके बाद आता है नाटक और रंगमंच। आमतौर पर यह मान्यता रही है कि नाटकों की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, लेकिन प्रसाद जी इसके सहमत नहीं हैं। उनका स्पष्ट मत है कि नाटकों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि रंगमंच की नाटक में केंद्रीय स्थिति होती है। भारतीय रंगमंच के विकास पर विस्तार से विचार करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया है यहाँ यह स्थान दिलाना आवश्यक है कि प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता को लेकर हमेशा विवाद रहा है। संभवतः प्रसाद जी भी इस बात के प्रति सजग थे। यही कारण है कि उन्होंने नाटकों पर रंगमंच के दबाव को मानने से इनकार कर दिया। भारतीय रंगमंच का विकास परंपरा पर विचार करते हुए उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया है कि रंगमंच का निर्धारण नाटक से होता है, न कि रंगमंच नाटक को निर्धारित करता है। उन्हीं के शब्दों में रंगमंच की बाध्यबाधकता का जब हम विचार करते हैं तो इसके इतिहास से यह प्रकट होता है कि काव्यों के अनुसार प्राचीन रंगमंच विकसित हुए और रंगमंच की नियमानुकूलता मानने के लिए काव्य बाधित नहीं हुआ। अर्थात रंगमंचों को ही काव्य के अनुसार अपना विस्तार करना पड़ा और यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। इसका कारण प्रसाद के अनुसार यह है कि रसानुभूति के अनंत प्रकार नियमबद्ध उपायों से नहीं प्रदर्शित किए जा सकते। रंगमंच के बारे में प्रसाद की यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि प्रसाद के समय में जो रंगमंच उपलब्ध था उससे वे संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि संस्कृत की जो सबल रंगमंचीय परंपरा थी उसे मध्य युग में खत्म कर दिया गया। प्रसाद के अनुसार मध्यकालीन भारत में जिस आतंक और अस्थिरता का साम्राज्य था उसने यहाँ की सर्वसाधारण प्राचीन रंगशालाओं को तोड़ फोड़ दिया। धर्मांध आक्रमणों ने जब भारतीय रंगमंच के शिल्प का विनाश कर दिया तो देवालयों से संलग्न मंडपों में छोटे छोटे अभिनय सर्वसाधारण के लिए सुलभ रह गए। प्रसाद का संकेत लोक नाट्य रूपों की तरह है जो संस्कृत नाट्य परंपरा के विलुप्त होने के बावजूद लगातार खेले जाते हैं। भारत में लोक नाटकों की परंपरा अति प्राचीन है। अगर हम संस्कृत नाटकों की समृद्ध परंपरा पर विचार करें तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि संस्कृत नाटकों में जो प्रौढ़ता और शास्त्रीयता नजर आती है वह तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे लोक नाटकों की परंपरा मौजूद न रही हो। लेकिन जहां तक मध्य युग में नाटकों की परंपरा को खत्म होने के सवाल है तो उसका कारण धर्मांध आक्रमण शायद नहीं है। यह एक मिथ्या धारणा है कि मुसलमानों के आगमन के कारण नाटकों का लेखन और मंचन बंद हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि 8वीं सदी के बाद से ही नाटकों का मंचन काफी कम हो गया था, जबकि परंपरागत लोक नाट्य रूपों की प्रस्तुति हमेशा अबाध रूप में जारी रही। नाटकों के लेखन और प्रदर्शन में लगातार कमी आने के कारण शायद यह था कि ब्राह्मण
बौद्ध और जैन धर्म का अभिजात और पंडित वर्ग नाटक कला को हीन दृष्टि से देखता था। दूसरे दूसरे इस पूरे दौर में राजनीतिक अस्थिरता और सामंत वर्ग की सांस्कृतिक पतनशीलता के चलते ही अभिजात्य रंगमंच आधारित नाटकों को राजाश्रय मिलना बंद हो गया। मुगलों के दौर में जब भक्ति आंदोलन ने एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण की स्थिति पैदा की, तब अभिजात्य रंगमंच की वैसी आवश्यकता महसूस नहीं की गई, क्योंकि भक्ति आंदोलन जनता के जिस हिस्से के बीच सक्रिय था, उससे पहले से ही लोक नाट्य की समृद्ध परंपरा मौजूद थी और भक्ति आंदोलन के दौर में इन नाट्य शैलियों का न केवल उपयोग किया गया, बल्कि कई नई नाट्य शैलियां विकसित भी हुई। उसी मध्य युग में साहित्य, संगीत, चित्र, स्थापत्य आदि प्राय सभी ललित कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ था। अगर मध्यकालीन विदेशी आक्रमणकारी इसका कारण होते, तो इसका असर लोक नाट्य रूपों पर भी पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए प्रसाद जी का यह विचार तथ्यपरक नहीं जान पड़ता कि नाटकों की परंपरा का लोप विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हुआ। प्रसाद ने इस क्रम में लिखा है कि उत्तरीय भारत में जो औरंगजेब के समय में ही साधारण संगीत का भी जनाजा निकल चुका था, किंतु रंगमंच से विहीन कुछ अभिनय बच गए, जिन्हें हम पारसी स्टेजों के आने से पहले भी देखते रहे हैं। यहाँ प्रसाद जी का संकेत कतिपय लोक नाट्य रूपों की ओर है। प्रसाद जी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि पारसी थिएटर की नाटकों का संबंध क्या इन लोक नाट्य रूपों से भी रहा है, या सिर्फ पश्चिम के अंधानुकरण से ही विकसित हुए हैं। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पारसी नाटक और रंगमंच की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। रंगमंचीय नाटकों को लिखने और खेले जाने की दुविधा शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, जब कलकत्ता और दूसरे महानगरों में विदेशी विशेषकर अंग्रेजी नाटक खेले जाने लगे। उन्हीं के अनुकरण के बाद में भारतीय भाषाओं में भी नाटक लिखे और खेले जाने लगे। रंगमंच आधारित इन नाटकों की दो परंपराओं का विकास हुआ। एक तरह के नाटक वे थे जिनका उद्देश्य नाट्य विधा का कलात्मक विकास करना था, और जो नाटकों की रचना और मंचन का सामाजिक उद्देश्यता से जोड़ते थे, जबकि दूसरी तरह के नाटक वे थे जिनका उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन था, और इस मनोरंजन द्वारा वे थिएटर को व्यावसायिक रूप देना चाहते थे। इस दूसरे प्रकार के रंगमंच को लोकप्रिय बनाने में फारसी रंगमंच का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका उल्लेख प्रसाद जी ने किया है। फारसी रंगमंच के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत किस तरह हुई है। 1846 ईस्वी में बम्बई के मशहूर व्यापारी जगन्नाथ शंकर सेठ ने बम्बई के ग्रांट रोड पर ग्रांट रोड थिएटर के नाम से नए थिएटर की शुरुआत की। शुरू में जहां अंग्रेजी में नाटक खेले गए, परंतु जल्दी ही वहां गुजराती, मराठी और हिंदी उर्दू में नाटक खेले जाने लगे। इस थिएटर को न तो सरकारी संरक्षण मिला था और न ही इसे अभिजात वर्ग के दर्शक देखने आते थे। आमतौर पर वहां नाविक, सिपाही और छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार ही आते थे। 1853 तक इस थिएटर में अंग्रेजी में नाटक खेले जाते थे, लेकिन जब हिंदुस्तानी दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी, तो नाटक भी हिंदुस्तानी भाषाओं में खेले जाने लगे। इसी दौरान बम्बई में फारसी ड्रामेटिक कोर का जन्म हुआ, जिसने ग्रांट रोड थिएटर में रुस्तम जबोली और सोहराब नाम से गुजराती नाटक प्रस्तुत किया। इसकी कथा फिरदौसी के शाहनामे से लिया गया।
ली गई थी। इसके बाद तो फारसी थिएटर के नाम से हिंदुस्तानी भाषाओं के नाटकों का सिलसिला चल निकला। यहाँ यहाँ यह कहना जरूरी है कि शुरू में फारसी थिएटर में फारसी की कथाओं को नाटकों का विषय बनाया गया था, लेकिन जब हिंदू मुसलमान दर्शकों के बीच संख्या बढ़ने लगी तो हिंदू मुस्लिम इतिहास और परंपरा से भी कथानक लिए जाने लगे। फारसी थिएटर के नाटकों में ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का बोलबाला था और उन्हें प्राय रूमानी और मेलोड्रामाई रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हालांकि थोड़े बहुत प्रभाव एलिजाबेथ थिएटर का भी व्यक्त होता था। फारसी थिएटर के नाटकों का संगीत आमतौर पर शास्त्रीय संगीत था। विशेष रूप से ठुमरी, दादरा, झिंझोटी आदि का प्रयोग होता था, लेकिन कहीं-कहीं पश्चिमी संगीत का प्रभाव भी झलकता था। फारसी थिएटर में काव्य का स्तर आमतौर पर हल्का और बाजारू किस्म का होता था। शुरू में फारसी नाटकों में संगीत नहीं होता था, संवाद गद्य में होते थे, लेकिन बाद में संगीत और गीत तथा पद्यबद्ध संवाद फारसी रंगमंच की खास पहचान बन गए। फारसी रंगमंच के संदर्भ में इंदर सभा का उल्लेख करना जरूरी है। इंदर सभा के लेखक सैयद आगा हसन थे, जो आमानत उपनाम से लिखते थे। इसकी रचना उन्होंने 1553 में की थी और फारसी थिएटर के नाटकों पर इसका जबरदस्त प्रभाव रहा था। इंदर सभा में वे सब विशेषताएं थी जिन्हें फारसी थिएटर के लोकप्रिय नाटकों में अपनाया गया। चमत्कारपूर्ण कथा, संगीत, गीत, नृत्य और चुटली पद्यवत संवाद इंदर सभा की विशेषता थे। इंदर सभा और उससे प्रभावित नाटकों की विशेषता यही थी कि सभी कविताबद्ध नाटक में जिन्होंने विभिन्न छंदों और राग रागिनियों का समावेश किया गया था। जब प्रसाद ने नाटक लिखना आरंभ किया था, तब पारसी थिएटर अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था। हिंदी जन समुदाय के बीच, विशेषकर शहरी लोगों के बीच यह रंगमंच अत्यंत लोकप्रिय था और नौटंकी जैसे कुछ लोक नाट्य रूपों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रसाद जी फारसी रंगमंच के प्रभाव से चिंतित होते। प्रसाद जी को फारसी थिएटर देखने का अवसर मिला था और वे उसकी विशेषताओं से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने रंगमंच नामक निबंध में विस्तार से इस संबंध में अपना विचार रखे हैं। प्रसाद जी का मानना था कि फारसी रंगमंच ने शेक्सपियर स्टेज का अनुसरण किया था। उनका यह कथन कुछ सीमा तक सत्य है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। यह सत्य है कि फारसी रंगमंच की शुरुआत शेक्सपियरियन स्टेज के अनुसरण से हुई थी, लेकिन जब इसके दर्शक अंग्रेजी अभिजात वर्ग की बजाय साधारण लोग हो गए, तो इस मंच पर खेले जाने वाले नाटकों और उसकी प्रस्तुति में भी फेरबदल हो गई। इस परिवर्तन ने थिएटर का बाह्य रूप तो कमोबेश वही रखा, लेकिन आंतरिक संरचना में बदलाव ला दिया। नाटकों की प्रस्तुति में एलिजाबेथियन अभिजात का दबाव काफी कम हो गया। प्रसाद का यह कहना भी कुछ हद तक सही है कि फारसी रंगमंच पर भारतीय रंगमंच का प्रभाव नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका भारतीय रंगमंच से कोई संबंध नहीं था। वस्तुतः प्रसाद जी जिसने भारतीय रंगमंच कह रहे हैं, वही भारतीय रंगमंच की अभिजात परंपरा है, जिसका प्रभाव कुछ कथानकों को छोड़कर फारसी रंगमंच पर नजर नहीं आता। लेकिन इंदर सभा, चित्रावकावली, चंद्रावली, हरिश्चंद्र आदि जिन नाटकों की उन्होंने चर्चा की है, उनका संबंध भारत की उस नाट्य परंपरा से है जिसका मूल लोक नाट्य में है। नौटंकी, भाण आदि नाट्य रूपों को फारसी प्रेम कथाओं और अंग्रेजी रंगमंच से मिलाकर फारसी रंगमंच ने अपना मार्ग बनाया था। फारसी रंगमंच विचार करते हुए प्रसाद जी ने लिखा है कि दृश्यांतर और चित्रपटों की अधिकता के साथ ही फारसी स्टेज ने पश्चिमी
ट्यूनों का भी मिश्रण भारतीय संगीत में किया। उनका कहना था कि यह काम बंगाल ने भी किया, लेकिन बंगाल ने इतने भद्दे ढंग से नहीं किया था जितने भद्दे ढंग से फारसी थिएटर ने किया था। प्रसाद जी लिखते हैं, फारसी स्टेज में दृश्यों और परिस्थितियों के संकलन की प्रधानता है। वस्तु विन्यास चाहे कितना ही शिथिल हो, किंतु अमुक पर्दे के पीछे वह दूसरे प्रभावोत्पादक पर्दा आना ही चाहिए। कुछ नहीं तो एक अंशबद्ध फुहड़ भड़ेती से ही काम चल जाएगा। प्रसाद जी की उक्त आलोचना से साफ है कि एक तो वे इस बात के विरुद्ध थे कि नाटकों में दृश्यों और दृश्यांतरों की प्रधानता हो। बार बार दृश्यों के बदलने और दृश्यों की संख्या ज्यादा होने को वे उचित नहीं मानते। इस प्रवृत्ति को वे फारसी रंगमंच से जोड़ते हैं। वे इस प्रवृत्ति को भी आलोचना करते हैं कि रंगमंच पर भड़कीले पर्दे लगाए जाएं, लेकिन ये तो बाहरी ढांचा है। किसी नाटक की रचनात्मक प्रस्तुति में कई आंतरिक तत्व होते हैं, उन्हें भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। प्रसाद जी दृश्यों की संख्या ज्यादा होने की आलोचना करते हैं, लेकिन स्वयं उनके नाटकों में दृश्यों की बहुलता है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त के 5 अंकों में कुल 33 दृश्य हैं, यानी प्रत्येक अंक में 6 या 7 दृश्य है। इसी तरह चंद्रगुप्त अंक में तो दृश्यों की संख्या 10 से 14 तक है। प्रसाद ने अपने नाटकों में जिस क्रिया व्यापार शामिल किया है, उन्हें रंगमंच पर प्रशस्त करना नामुमकिन सा है। उनका प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रसाद के नाटकों में भी भड़कीले पर्दों की जरूरत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद जी फारसी रंगमंच की आलोचना करते हुए भी उसकी कई विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए हैं। इस मसले पर विस्तार से इकाई 6 में विचार करेंगे। प्रसाद जी का मुख्य मुद्दा यह है कि रंगमंच को नाटक की जरूरतों के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए। इस बारे में प्रसाद जी का अपने मत स्पष्ट है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या उनका यह दृष्टिकोण सही है। नाटककार जब तक तय करता है कि वह एक नाटक लिखेगा, तो क्या उसका यह निर्णय ही उसे इस बात से बांधे नहीं देता कि वे रंगमंच पर खेले जा सकने वाले नाटक की रचना करे। अगर नाटक को खेला जाना है, तो उसे रंगमंच की जरूरतों के अनुरूप होना होगा। लेकिन रंगमंच कभी एक सा नहीं रहा, वह लगातार बदलता रहता है। अगर कोई चीज स्थिर है, तो यह कि नाटक की प्रस्तुति अभिनय के द्वारा होती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि नाटक रंगमंच पर या प्रेक्षागृह में प्रस्तुत हो, लेकिन अभिनय विहीन नाटक नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि नाटक को खेला जाएगा। इसलिए जब कोई रचनाकार नाटक लिखने को तत्पर होता है, तो उसके मन में नाटकों की मंचीय प्रस्तुति को भी संकल्पना अवश्य रहती है। उसी संकल्पना के अनुरूप नाटक की रचना आकार ग्रहण करती है। यह संकल्पना उस रंगमंच का अनुकरण करे जो नाटक की रचना के दौर में मौजूद थी, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन एक नई तरह की संकल्पना के अनुसार भी नाटक की रचना कर सकता है। ऐसी स्थिति में मंचन के लिए नाटक में अंतर्निहित उस संकल्पना को समझते हुए निर्देशक रंगमंच को नया रूप प्रदान करता है, ताकि नाटक को सफलता के साथ खेला जा सके। इसीलिए जब प्रसाद यह कहते हैं कि काव्यों की सुविधा जुटाने रंगमंच का काम है और रंगमंच को नाटक के अनुसार अपना स्वरूप धारण करना चाहिए, तो उसका तात्पर्य इतना ही हो सकता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होते हैं कि क्या प्रसाद की नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर 2 ढंग से दिया जा सकता है। एक तो यह कि स्कंदगुप्त सहित प्रसाद के लगभग सभी प्रमुख नाटक आरंभ से ही मंच पर खेले गए हैं। यही नहीं, उनके नाटकों की विविध प्रस्तुतियां यह भी बताती हैं कि उनके नाटकों में नवीन प्रयोगों की पर्याप्त संभावना निहित है।
दूसरा यह कि इस प्रस्तुतियों के बावजूद मोहन राकेश ने नाटक या हिंदीतर भाषाओं के लोकप्रिय नाटकों की तुलना में प्रसाद के नाटकों को खेलना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। पात्रों की अधिकता, ऐसी घटनाओं का चित्रण जिन्हें यथार्थवादी रंगमंच पर प्रस्तुत करना असंभव सा है, उसका बाहुल्य, लंबे और क्लिष्ट संवाद, दृश्यों की बहुलता आदि ऐसे कई पक्ष हैं जिनके कारण नाटकों को खेलना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त के अंक 1 के दृश्य 7 का निम्नलिखित रंग संकेत देखें। भीमगर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेना का प्रवेश, पुनः भीमबर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीमबर्मा का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध, सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश, युवराज स्कंदगुप्त की जय का घोष, शक और हुण स्तंभित होते हैं। इस रंग इस रंग संकेत में युद्ध का यह विवरण चाहे कितना भी विशाल रंगमंच क्यों न हो, एक ऐसे दृश्य का यथार्थ अभिनय प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसे देखकर पाठक कह सकें कि हाँ, यह वह युद्ध जिसने पूरे राष्ट्र को हिला दिया था और जिसका प्रभाव देश के भविष्य पर पड़ा था। स्कंदगुप्त में ऐसे कई प्रसंग हैं। मसलन अंक 3 का 5वां दृश्य का यह रंग संकेत देखें। नेपथ्य में रणवाद्य, शत्रु सेना आती है, हुणों की सेना से विकट युद्ध, हुणों को मरना, घायल होकर भागना, बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था, गरुड़ ध्वज टेक कर उसे घुमाना। यहाँ भी एक बहुत बड़ी युद्ध को दो चार सैनिकों को मंच पर दिखाने से क्या वह प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है जो वास्तव में होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रसाद के नाटकों में इस तरह दृश्य की उपर्युक्त आलोचना उस यथार्थवादी रंग दृष्टि से उत्पन्न हुई है जिसके अनुसार रंगमंच पर वे ही घटनाक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो यथार्थ और विश्वसनीय लगे। यह रंग दृष्टि हमेशा विवाद का विषय रहा है। यहाँ इस बात पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी कल्पनाशील निर्देशक ऐसे दृश्यों को जिन्होंने यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसे वह ऐसे सांकेतिक रूप में जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसका प्रभाव प्रेक्षकों के लिए लगभग वैसा ही हो जैसा किसी बहुत बड़े युद्ध का होता है। मसलन रामलीला में सैकड़ों सालों में राम और रावण युद्ध का अभिनय किया जाता रहा है और दर्शकों के सामने यह समस्या कभी नहीं आई कि युद्ध का वह दृश्य यथार्थपरक है या नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि नाटककार रंगमंच के उस रूपों को भले ही स्वीकार न करें जो उसके दौर में मौजूद है, लेकिन रंगमंच की कोई संकल्पना उसके मानस में अवश्य विद्यमान रहती है। प्रसाद के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि फारसी थिएटर को अस्वीकार करते हुए भी उनके नाट्य संकल्पना में काफी हद तक उससे प्रेरित और प्रभावित हैं। फिर हो गया। वेरी गुड। मुझे आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं? देख नहीं पा रहे सर। हैं? नहीं सर। एक मिनट, मैं पता नहीं कैसे इसमें अलग से आ जाता है, मैं कर रहा हूँ। एक मिनट बेटा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इधर से। थोड़ा सा मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लीज। जी सर।
देख पा रहे हैं? जी सर। सुन, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी अभी बहुत ही सारगर्भित पाठन प्राची प्रभा जी ने किया। मैं सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा कि सभी विद्यार्थी एक एक मिनट में, ज्यादा नहीं, जितने लोग हैं मात्र एक एक मिनट में उन्होंने क्या सुना और उस सुनने का क्या निचोड़ उनका मन लगा पाया, निकाल पाया, मात्र एक एक मिनट में बच्चे बोले। 1 मिनट लीजा, अंकिता, मधुस्मिता, रूपाली, सुप्श्री, सीमा, एक एक मिनट में अपनी बात रखें, फिर मैं इसको विस्तार दूंगा और पूरे ऐतिहासिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रसाद के नाटकों के बारे में अपनी बात रखूंगा। एक एक मिनट में बोलना शुरू कीजिए। प्लीज इसको ऑर्डर समझकर बेटा, अगर सहयोग नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी मजबूरी है। चलिए बोलिए, सीमा जी बोले। सर, जयशंकर प्रसाद जो नाटक को कला का विकसित रूप में मानते हैं। और इसके अलावा सीमा जी? सीमा जी सुन पा रही हैं? शुभश्री? हाँ सीमा जी बोलिए, बोलिए। सर, जयशंकर प्रसाद के विचार में नाटक जो होता है वो सब ललित सुकुमार कलाओं का ही मतलब उन्हीं का समन्वय है। अच्छा, ललित कला से आप क्या समझती हैं? ललित कला के बारे में कोई बता सकता है? कोई बच्चा एक उदाहरण? ललित कला बेटा ऐसी कलाओं को कहा जाता है जो आंतरिक माने मानव हृदय से जो निश्चित हो, मानव हृदय से जो निकली हुई हो। जैसे लियोनार्डो दा विंची की जो पेंटिंग है मोनालिसा, वो ललित कला का नमूना है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? लियोनार्डो दा विंची का नाम सुने आप लोग? तो इसी तरह जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं वे ललित कला के अंतर्गत आती हैं। ये ध्यान ध्यान देने की जरूरत है। एक ललित कला होता है, एक स्थापत्य कला होता है। जैसे मूर्ति बनाना ठीक है, लेकिन ललित कला में जो नैसर्गिक कृतियां हैं, जो स्वतः स्फूर्त हैं, जो मूलतः रचनाकार और कलाकार के विवेक की उपज हैं, उन्हें ललित कलाएं कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। लीजा जी? लीजा जी बोलिए प्लीज, दोनों तरफ टीचिंग होगी बेटा। हाँ हाँ प्लीज बोलो बेटा, बोलो। हम सबकी स्पीच स्किल भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास से दूर हो ना, और ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी सीमा होती है बेटा। तो अगर बोलना लिखना और पढ़ना आप नहीं सीखे तो टीचिंग का कोई मतलब नहीं। जी, प्रसाद जी का विचार है कि नाटकों की परंपरा का लोप विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हुआ है। और हाँ बोलो बेटा। बोलो बोलो प्लीज। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि जयशंकर प्रसाद किस परंपरा के नाटककार हैं? उनके नाटक सुखांत हैं या दुखांत हैं, बता सकती हैं? हाँ, कोई भी, एनीबडी इन द क्लास?
जयशंकर प्रसाद के नाटक न सुखांत हैं न दुखांत हैं, बल्कि वे प्रसादांत हैं। ठीक है, उनके नाटक ऐसी जगह समाप्त होते हैं जहां पाठक के मन में अनेक विचार का उठते हैं, और स्थिति ये होती है कि ना नायक विजय में रहता है, न नायक पराजय में रहता है, न नायिका। जैसे उनकी एक कहानी है, आप देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे, मधुलिका, जिसमें मधुलिका और अरुण है। मधुलिका एक चरित्र है, अरुण भी है, और दोनों पुरस्कार कहानी के नायक नायिका हैं। पुरस्कार कहानी में अंततः यह होता है कि राजकुमार अरुण जो है, मधुलिका जिस राज्य में रहती है उस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण के चक्कर में वह गिरफ्तार होता है। जब उसे फांसी की सजा हो जाती है, दो मिनट बच्चों, 2 मिनट रुको। मैं एक जगह, एक सज्जन आए हैं, बात करके 2 मिनट में बात करता हूँ, लाइन पर रहो। थैंक यू बच्चों। एक्चुअली मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही हूँ, रेवेंसा यूनिवर्सिटी में, और कल एग्जाम है बच्चों का, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, और इधर क्लासेस भी आप लोगों की हैं। तो यह इससे थोड़ी सी क्या कहें, कोऑर्डिनेशन को लेकर थोड़ा सा हैरानी है। इतना आप जानिए कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद जयशंकर प्रसाद इतने बड़े नाटककार हुए कि उनके नाम से एक युग प्रवर्तित हुआ। और जब हिंदी नाटक साहित्य का उद्भव और विकास हम पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखा जाता है कि प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। प्रसाद पूर्व युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अन्य नाटककार आते हैं। प्रसाद युग में स्वयं प्रसाद हैं, और प्रसादोत्तर युग में धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, तमाम बड़े नाटककार आते हैं। तो हिंदी नाट्य साहित्य के विकास के केंद्र में अगर कोई एक नाटककार का नाम आप लेंगी तो वह है जयशंकर प्रसाद। वो जितने बड़े कवि हैं
उतने बड़े नाटककार हैं, उतने ही बड़े निबंधकार हैं और उतने ही बड़े उपन्यासकार हैं। इस तरह आप देखेंगे तो प्रसाद एक ऐसे रचनाकार हैं जो कवि भी हैं, निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं, आलोचक भी हैं और काव्य कला एवं अन्य निबंध जैसी उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं, जिन्हें पढ़कर आप अपने ज्ञान को, अपने अपने चिंतन को और विस्तृत बना सकते हैं। अभी आप सबको सबसे ज्यादा जिन तत्वों पे ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता क्या है, उसके पात्रों का परिचय क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है और उस नाटक को पढ़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे जीवन में उस नाटक की क्या भूमिका है, हमारे जीवन को व्यापक बनाने में, हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में। हम आप सबसे ये गुजारिश करेंगे कि जब भी किसी कृति को पढ़िए तो वह अंक पाने के लिए तो पढ़िए, आपको नंबर पाना है, क्या एक बड़ी बात है। इससे हम सहमत हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी नंबर के लिए परेशान रहता है, उसे अगर अच्छा नंबर मिले नहीं मिले तो विषय चाहे कितना रोचक हो वह उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इस स्थिति में हिंदी साहित्य अपवाद है। आप हिंदी साहित्य में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप जरूर रोजगारोन्मुखी होंगे। मुझे याद है कि जब जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जान लेना बहुत जरूरी है कि जयशंकर प्रसाद सिर्फ ऐतिहासिक और राजनीतिक चेतना संपन्न नाटककार नहीं है, वे सामाजिक चेतना संपन्न भी नाटककार। उन्होंने 1928 में स्कंदगुप्त लिखा था, 1931 में चंद्रगुप्त लिखा था और उनका अंतिम नाटक जो है ध्रुवसौमनी है 1933 में। और उस ध्रुवसौमनी नाटक में वे एक विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने की इजाजत देते हैं। वो भी अपने देवर से। तो सिर्फ उनके नाटकों में राष्ट्रीयता है, ऐतिहासिकता है, यह कहना ठीक। वे पुरुष होकर भी एक स्त्री हृदय के रचनाकार, स्त्रियों के बारे में सोचते हैं, स्त्रियों के बारे में लिखते हैं, स्त्रियों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर विचार करते हैं। यह उनकी बेसिक खूबी। अब देखिए तो उनके नाटक में त्याग, बलिदान, पराक्रम, नीति, करुणा, दया सब कुछ है। और उनके नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शिल्प का सुंदर समन्वय है। मैंने कहा कि उनके नाटक न सुखांत है न दुखांत है, अपितु वे प्रसादांत। नायक को अंतिम फल मिलने के उपरांत भी विषाद की एक हल्की छाया शेष रहती है। जब भी हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं क्या सोचते हैं, अगर ये हो गया होता तो अच्छा, अगर थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं ये कर जाता, थोड़ा सा और समय मिलता तो मेरे द्वारा ये संभव हो सकता। ध्यान देने की जरूरत। आपको मैं बता दूं कि जितने भी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, जो भी नाट्य कृतियां हैं, आप देखेंगे तो चकित होंगे। स्कंदगुप्त नाटक तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर उसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि कोई विदेशी आक्रांता वहां फटक न सके। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक का तेवर कलेवर एक जैसा है। स्कंदगुप्त नाटक जो मैंने आपको स्कैन कॉपी भेजी है, उसकी पहली ही पंक्ति है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। बार बार कहते कि अधिकार की इच्छा से आप समाज में मत आइए, सेवा की इच्छा से आइए। गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी अधिकार की इच्छा से नहीं आए, सेवा की इच्छा से। और उन्होंने
इस देश को इतनी ऊंचाई पे ले। स्कंदगुप्त नाटक न सिर्फ अनेक अंकों में विभक्त है, बल्कि अगर हम जयशंकर प्रसाद के कथन का निचोड़ लें तो उन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयास किया है। या जो हम हैं उनमें ऐतिहासिक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। वे ऐतिहासिक तत्व हमें आज भी प्रेरित करते हैं, और प्रेरित ही नहीं बल्कि हम जीवन में कितना आगे जाएं, क्या कुछ कर लें, क्या कुछ देश को समर्पित कर दें, इसके लिए उनके नाटक हमें प्रेरित करते हैं। मुझे पता है कि आप देखिए, एक चंद्रगुप्त नाटक का मैं एक दृश्य लाना चाहूंगा यहाँ स्कंदगुप्त पे बात करते हुए, कि वे बार बार कहते हैं कि मेरा महर्षि डांडायन के सामने सिकंदर के सेनापति सेलुकस आता है और कहता है कि महर्षि, आपसे विश्व विजेता सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं। तो सिकंदर का नाम जयशंकर प्रसाद ने क्या रखा था पता है आपको? क्या रखा था पता है? सिकंदर का नाम उन्होंने रखा था अलक्षेंद्र। जिसको आप विश्व विजेता कहते हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो लक्ष्यहीन है। और उसकी लक्ष्यहीनता इस हद तक है कि महर्षि डांडायन कह देते हैं कि ये संत पुरुष लोहे और सोने के सामने पिघलते नहीं है। तुम्हारा विश्व विजेता अभी वितस्ता नदी को भी पार नहीं कर पाया है और तुम उसे विश्व विजेता कहते हो? जाओ, मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा सकता। तो यहां ये बताता है कि हमारे संत पुरुष का भी चरित्र बहुत स्वाभिमानी है और वे किसी विदेशी आक्रांता के सम्मुख झुके नहीं। स्कंदगुप्त नाटक की पहली ये खूबी थी कि वह राष्ट्र को एकजुट करके इतना मजबूत बनाना चाहते हैं प्रसाद उसके माध्यम से, जिससे कि यह देश कभी विदेशी आक्रांताओं से आहत न हो। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का निर्माण भारतीय इतिहास के ऐसे कालखंड के आधार पर ही किया गया है जब देश एक और विदेशी आक्रांताओं से पददलित हो रहा था, तो दूसरी ओर देश के अंदर ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तलवारें खिंची हुई थी। अगर हम स्कंदगुप्त को एक रूपक कथा समझें तो हम आसानी से जान सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त के समय में हूण है वही स्वयं प्रसाद के समय में अंग्रेज है। जो स्कंदगुप्त के समय में ब्राह्मण और बौद्ध है वही प्रसाद के समय में हिंदू और मुसलमान। इस प्रकार प्रसाद इतिहास को इस तरह रखते हैं कि वह समकालीन दौर का ही प्रातिनिधिक रूप बन जाता है। अब आप देखिए कि संघर्ष किसी से भी हो सकता है। शक, हूण, कुषाण, कलिंग, ये सब इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन प्रसाद के लिए बेहद जरूरी विवेचन विश्लेषण की विषय वस्तु। प्रसाद ऐतिहासिक कथानक उठाते हैं, लेकिन उसका फलक अति विशिष्ट होता है। प्रायः उनकी रचनाओं में संपूर्ण राष्ट्र की समस्याएं अभिव्यक्त होती। वे उन्हें सरल रूप में ही नहीं वरन जटिल रूप में भी रखते हैं। उनके सम्मुख राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन के विविध रूप उपस्थित रहते हैं। इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उनके नाटकों को देखना चाहिए। स्कंदगुप्त इस नाटक की परंपरा का सबसे ज्वलंत उदाहरण। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जो सोच है स्वयं प्रसाद की, वह भारत को स्वावलंबी बनाने की। और आज क्या कहा जाता है? स्वावलंबी भारत, विकसित भारत, स्वाधीन भारत,
आत्मनिर्भर भारत, जिस आत्मनिर्भरता की बात आज की केंद्र सरकार कर रही है, वह प्रसाद ने अपने नाटकों में 1928 के आसपास ही शुरू कर दी थी। प्रसाद की नाट्य दृश्य के निर्माण में तत्कालीन नाट्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर के नाम से जो पॉपुलर थिएटर शुरू हुआ था, वह प्रसाद के समय भी मौजूद था। प्रसाद उसके स्वरूप लक्षण नहीं मानते थे और हिंदी नाटकों को वे इस बाजारू और सस्ते नाटकों से मुक्त करवाना चाहते थे। प्रसाद की नाट्य दृष्टि को इस परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए कि उनके नाटक न तो प्रसादांत हैं, न तो सुखांत हैं, न दुखांत हैं, बल्कि वे प्रसादांत। एक और बात आपको जानने की जरूरत है, जो जान लेना चाहिए, कि स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद की इतिहास दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना व्यापक रूप से क्या रही। अब आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक धर्मी माने स्वच्छंदतावादी मूलक ऐतिहासिक नाटक। अतीत भारत के इतिहास के इस विशाल इतिहास के विशेष कालखंड में गुप्त साम्राज्य गृह कला एवं विदेशी आक्रमणों का शिकार बन गया था। भीलसद के स्तंभलेख, मंदसौर और करमडंडा के शिलालेख और गुप्त काल की मुद्राओं में इस ऐतिहासिक स्थिति के उल्लेख मिलते हैं। इनमें राजपुरुषों और उनकी उपलब्धियों के जो नाम मिलते हैं, उनका उपयोग करते हुए प्रसाद ने नाटक की ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखा है और इस प्रकार इसे ख्यात इतिवृत्त मूलक रूप दिया है। इतिहास के परिदृश्य को अक्षुण्ण रखते हुए ही प्रसाद ने अपनी सृजनात्मक कल्पना से उसमें मानवीय संबंधों एवं संवेदनाओं तथा भारतीय दर्शन और संस्कृति के आधारभूत जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने के लिए काल्पनिक प्रसंगों को भी बड़ी कुशलता से के साथ अवतरित किया है। इन प्रसंगों के अवतरण से इतिहास का मूल परिदृश्य खंडित नहीं होता, इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय है। इस समन्वय के फलस्वरूप इतिहास आत्मवान या प्राणवान प्रतीत होता है। इतिहास के क्षीण कलेवर को कल्पना से सजीव तो किया है, किंतु ऐतिहासिक निष्ठा की क्षति नहीं होने दी है। इसके कारण ही नाटक के कथ्य का मार्मिक प्रभाव पड़ता है। स्कंदगुप्त के कथ्य को हम केवल ऐतिहासिक परिदृश्य की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं पाते, उसमें जाति को सतत जीवित बनाए रखने वाले तत्वों का भी कुशल विनियोग हुआ है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के दीप्त प्रतीत होता है। नाटक की कल्पनात्मकता पर विचार करते समय प्रसाद की इन सर्जनात्मक भंगिमाओं को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप देखें कि इतिहास प्रसिद्ध है कि गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त विक्रमादित्य की 2 रानियां थी। अंततः देवी छोटी रानी थी जिसके नाम का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन बड़ी रानी के नाम का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। पानी लेंगे। अतः प्रसाद ने अपनी कल्पना से उसे देवकी नाम दिया है। कहाँ है? बोलिए। दीदी सुनिए, दीदी आ जाओ। अनिता जी कहाँ है? अनिता सुनो, मेरे पास आओ, सुनो। अरे मेरे पास आ जाओ। दीदी, मैडम गई है पारादीप, वो अभी आ रही है, वो 8 बजे तक आएंगी, तो हम लोग पैसा रखे रहेंगे, कल ले लेना, ठीक है ना प्लीज। इसके लिए क्या पैसा नहीं मिलेगा ऐसा लगता है आपको? क्या प्रॉब्लम? कोई मेडिसिन दूं? दवा चाहिए?
दवा मेडिसिन दरकार अपनी, किसी मेडिसिन चाहिए? कौन सा मेडिसिन बोलो? हाँ अच्छा सुनो, आप अभी आप कब तक कैंपस में कब तक रहेंगे? मैडम तो आते आते 8:15 हो जाएगा। आप कल सुबह आ जाइए, ठीक है ना? प्लीज, पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चाय पीना हो तो चाय पी के जाइए प्लीज। तो बच्चों, मैंने कहा कि बड़ी रानी का उल्लेख नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी रानी का नाम देवकी रखा तथा चारित्रिक गुणों को इतिहास सम्मत रखा। वह महादेवी हैं, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता है, मर्यादा, औदार्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति है। अनंत देवी छल छद्मशील कुटिल नारी हैं, जो अपने पुत्र पुरुगुप्त को औदार्य और क्षमा की सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र करती हैं और गृह कला को जन्म देती हैं। वह क्रूर प्रकृति की नारी हैं, किंतु रूपवती हैं। अपने सौंदर्य और श्रृंगारिक प्रवृत्तियों से वह विलास जर्जर वृद्ध कुमार गुप्त को अपने वश में कर लेती है। बड़ी रानी देवकी को बंदी बना लेती है। भट्टारक से मिलकर वह वृद्ध कुमार गुप्त की हत्या करवाती है और कुचक्र करके यह घोषित करवा देती है कि मृत्यु से पूर्व कुमार गुप्त ने परगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सम्राट मनोनीत किया है, न कि स्कंद गुप्त को। ध्यान देना, स्कंद गुप्त को राजा न बनाया जाए, इसलिए वह पुरगुप्त को सम्राट बना देती है, बनाने के लिए षड्यंत्र रचती है। यद्यप देवकी बड़ी रानी का पुत्र होने के कारण स्कंद गुप्त साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, किंतु उत्तराधिकार के विषय में गुप्त साम्राज्य के नियम अस्थिर है। नाटक में इसी नाटकीयता के साथ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। चक्रपालित पिताजी प्रणाम, कैसी बात है। प्रणदत्त, कल्याण हो आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है, वे पूछते हैं अधिकार किस लिए। चक्रपालित, तात किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। प्रणदत्त, क्या? चक्रपालित, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, माने वहां किसको राजा बनना है किसको नहीं बनना है, यह बात वहां स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसलिए स्कंद गुप्त की जगह पुरगुप्त को लोग राजा बना देते हैं। आगे बेटा, गृह कला के इस परिप्रेक्ष्य में नाटक की कथा वस्तु का नाटकीय सौंदर्य गृह कला के इस परिप्रेक्ष्य में नाटक की कथा वस्तु का नाटकीय सौंदर्य के साथ विधान किया गया है। नायक चंद्रगुप्त के आंतरिक पक्ष के रूप में व्यक्त गृह कला के साथ बड़े स्वाभाविक ढंग से वाह्य घटना चक्र को संयुक्त किया गया है। गृह कला जनित दुरभिसंध का ही परिणाम है कि स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों से युद्ध करने के लिए उज्जैनी भेजा गया है। उसके पक्ष के सभी लोग किसी न किसी कारणवश राजधानी से दूर हो गए हैं या बाहरी आक्रमणकारियों शकहुणों से युद्ध करने के बहाने से दूर कर दिए गए हैं। नाटक में स्कंदगुप्त इन्हीं प्रतिपक्षों से घिरा हुआ वाय संघर्ष और अंतर्द्वंद से ग्रस्त दिखलाई पड़ता है। इस संघर्ष का कार्य या फल बाहरी आक्रमणकारियों और गृह कला जनित आंतरिक विघटनों के तत्वों से राष्ट्र जीवन को निरापद करना है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए नाटक वस्तु की योजना की गई है, जिसकी अपनी एक मौलिक नाट्य शैली है। इस नाट्य शैली में भारतीय रसवादी नाट्य रीति और पाश्चात्य संघर्ष मूलक तत्वों का सुंदर समन्वय। प्रसाद की इतिहास दृष्टि और वर्तमान संबंध, थोड़ा सा आप लोग इसमें देखिए कि उनके द्वारा प्रसाद के द्वारा जो मूल रूप से अगर आप देखें तो प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक देशकाल को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। उनका ऐतिहासिक बोध एक समय की कुछ लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं होता। उस युग विशेष के व्यक्ति, समाज, आर्थिक दशा, गृह कला आदि सभी स्तरों पर नाट्य वस्तु को
विकसित करते हुए जीवन के ऐसे मूल्य प्रस्तुत करते हैं जो उनके अपने युग की स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और सांस्कृतिक नवजागरण के मूल्यों की दृष्टि से सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति करके स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न देशवासियों के लिए राष्ट्रवादी मूल्यों का ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। क्या कुछ राष्ट्र को संगठित करता है और क्या कुछ उसे विघटित करता है, इससे वे हमें अवगत कराते हैं। इस रूप में प्रसाद के नाटकों की समसामयिकता सार्थक है। आशा यह कि प्रसाद के नाटक आज भी जो है वे हमारे लिए प्रयोजनीय हैं। आज भी उनका अध्ययन अध्यापन हम इसीलिए करते हैं कि कहीं न कहीं राष्ट्र और देश और समाज की चिंता उसमें शामिल है। आप देख लीजिए कि चरित्र चित्रण में भी प्रसाद ने रस विधान को महत्व तो दिया है, किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में भारतीय नाटक में अपेक्षित होता। रस की अव्यवहारिकता और एक तान अभिव्यक्ति की अपेक्षा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता एवं परिस्थितियों की जटिलता नाटककार के ध्यान को अधिक आकृष्ट करती है। केवल रस की विशेषता रखने वाले नाटकों में स्थित और कार्य का साधारणीकृत रूप ही प्रकट होता है। भारत के नाटकों को रस प्रधान इसीलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे आदि से अंत तक किसी एक अस्थायी भाव के केंद्र से ही विभावन व्यापार का संयोजन नहीं करते हैं। केवल रस को प्रधानता देने वाले नाटककार चरित्रों के व्यक्तिगत मनोविज्ञान तथा विशेष सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्भाव का ध्यान नहीं रखते। प्रसाद चरित्रों और परिस्थितियों की व्यक्तिगत विलक्षणता को भी सामने लाते चलते हैं। सामाजिक स्वरूप के साथ उसके व्यक्तिगत द्वंद्व को भी प्रदर्शित करते हैं। उसके चरित्र का द्विधा विभक्त संशयग्रस्त रूप भी दर्शक के सामने आता है। रसवादी नाटकों के साधारणीकृत चरित्र चित्रण में इस प्रकार की व्यक्तिगत विलक्षणता देखने को मिलती है। प्रसाद के नाटकों में चरित्र चित्रण का आधार विरोध है, किंतु स्थूल विरोध नहीं। चरित्र की व्यक्तिगत विशिष्टता से उत्पन्न सूक्ष्म विरोध, एक पात्र का दूसरे पात्र से विरोध का आधार अधिकतर चारित्रिक विषमता ही है। पुरगुप्त और स्कंदगुप्त का विरोध, विजया का अनायास ही स्कंदगुप्त का विरोधी हो जाना वस्तुतः चारित्रिक विषमता के कारण है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। स्कंदगुप्त विजया और देवसेना के बीच भी सजीव विरोध व्यंजित है, परंतु परिस्थितियों को इस रूप में इस तरह रूपांतरित किया गया है जिससे उन दोनों का विरोध नाटक में आध्यात्म आकर्षण का केंद्र बना रहता है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय जागरण की भावना तो अभिव्यक्त हुई है और उसमें जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों तथा जीवनादर्शों का स्वरूप भी व्यापक रूप से प्रकट हुआ है। जातीय जीवन के सभी पक्षों और रिश्तों को लक्ष्य कर भारतीय जीवन मूल्यों या आदर्श को प्रकाशित करने के अवसरों को प्रसाद की नाट्य चेतना बराबर ढूंढती रहती है। वे नाट्य वस्तु को ऐसा घुमाव देते हैं जिससे व्यक्तिगत जीवन, घर परिवार के रिश्तों से राष्ट्रीय जीवन के व्यापक सामाजिक रिश्ते तथा उनकी विषमताएं और अपेक्षाएं प्रकट होती हैं। चरित्र चित्रण के भीतर से इन रिश्तों के सूत्रों को विकसित कर वे दर्शक को जीवन के अभीष्ट और काम्य मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। इसलिए आचार्य हजेंद्र प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतःचेतना के दर्शन का सिंहद्वार अनावृत होता है। इतनी बड़ी बात कि अगर भारत के आंतरिक पहलू को, भारत की आंतरिक चेतना को जानना है तो आप सीधे सीधे प्रसाद के नाटक को पढ़ें। अब मैं इन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी स्क्रीन पर हमारे साथ हैं वह थोड़ा सा अपने मन पर जोर डालें और अगर चंद्रगुप्त नाटक थोड़ा भी पढ़े हों, थोड़ा भी, मतलब हमें नहीं कहते कि आप पूरा पढ़े हों, लेकिन अगर थोड़ा भी पढ़े हों तो आपको मैं बता दूं कि स्कंदगुप्त की कथा वस्तु कुल 33 दृश्यों में प्रस्तुत की गई है। 33 बार दृश्य परिवर्तन करते हुए नाटक को दिखलाने में कितना समय लगेगा इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रसाद के नाटकों में युद्ध है, लड़ाई भी है, युद्ध है और सेनाओं का आक्रमण भी है, यह सब मंच पर दिखाना संभव नहीं है। हम आप ही बता दीजिए
अब कहीं किसी नाटक में लिखा जा रहा है कि चारों तरफ से हाथी घोड़े आ रहे हैं, अब इस नाटक का मंचन करना है, तो मंच पर हाथी घोड़े कहां से आ पाएंगे? किसी रंगमंच पर तो हाथी भी नहीं आ सकते हैं। तो युद्ध, हमारा जो भारतीय रंगमंच है उसकी अपनी एक सीमा है कि वहां युद्ध नहीं दिखाया जा सकता, किसी की हत्या नहीं दिखाई जा सकती, ये सब है। तो इसीलिए कि इतने अधिक दृश्य है और स्कंद गुप्त में बहुतायत ऐसे दृश्य को संयोजित किया गया है जो अतिशय रोमांचक है। वे चमत्कार और कौतुक को बढ़ाने के कारण आकर्षक लगते हैं। नाटक की दृश्यावलियों में स्कंदवार, राज मंदिर, मदिरापान और नृत्य, अर्धरात्र, अंधकार, श्मशान, पर्ण कुटीर, वन उपवन, कुंज, दुर्ग, रण क्षेत्र, राजपथ, राजप्रासाद, नदी तट, सेतु, युद्ध, स्तूप, समाज, ये सब दिखाना बेटा बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वे प्रभावी हैं, उनसे जो है राष्ट्रीय चेतना ध्वनित होती है, वे राष्ट्र के काम में आते हैं, लेकिन अभिनय उतने नहीं, उसे मंचित करने में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, बहुत बहुत समस्याएं होती हैं। हाथी घोड़े कहां से दिखाए जाए, नदी कैसे दिखाएंगे, पर्वत ठीक है दिखा दिए आप, उसमें नाव या जहाज चलते हुए कैसे दिखाएंगे, ये तमाम मजबूरियां हैं बेटा। तो प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी सीमा ये है कि वे अभिनय कम, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उन्हें समग्र रूप से दिखाया नहीं जा सकता, अभिनीत नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि प्रसाद की भाषा, प्रसाद की जो भाषा है आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा लीजिए, चलती हुई भाषा है, चलती हुई, लेकिन प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है, परिमार्जित हिंदी है। मतलब उनसे स्टैंडर्ड हिंदी किसी रचनाकार ने नहीं लिखा, थोड़ा निराला के यहाँ है, नहीं तो प्रसाद की भाषा बहुत ही स्टैंडर्ड संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तो उनके संवादों में ऐसी भाषा को बोलना भी कठिन है, ऐसी भाषा के बारे में श्रोताओं का सुनना भी, उनके लिए सुनने में भी समय लगेगा। तो यह प्रसाद के नाटकों की अपनी एक मजबूरी है। ये चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे विशाख हो, चाहे मुद्रा राक्षस हो, किसी भी नाटक में यह मजबूरी बेटा है। अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थोड़ी देर के लिए आप लोगों से फीडबैक लूंगा, क्या आप समझे, क्या नहीं समझे, क्या और समझना चाहते हैं, बारी बारी से बच्चे बोले। अगर आप बोलेंगे नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बेटा, प्लीज। बोलो बेटा, मैं अपना माइक ऑफ करता हूं, आपको सुनना चाहता हूं, प्लीज बोलिए। बच्चों, मेरी विनती है आप लोगों से, अगर आप लोग उधर से नहीं बोलेंगे तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं कैसे जानूंगा? थोड़ा आप लोग बात करिए बेटा। ऐसे आप जानते हैं फिजिकल क्लास में बातचीत होती है। प्राची, प्रभा, मधुस्मिता, सारे बच्चे अपने अपनी टिप्पणियां दें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। हाँ, अच्छा नंबर पाने के लिए टीचिंग को एक्टिव में होना। हाँ ठीक है अर्पिता जी, वेरी गुड, बोलिए। स्पीकर ऑन कीजिए, आप कोशिश कीजिए कैमरे के सामने आइए प्लीज। ऐसे नहीं पढ़ते हैं, कैमरा बंद करके कहाँ है आप लोग, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। जी सर। सर नमस्कार, सर, बोलो बोलो बेटा बोलो। गुप्त नाटक के महत्व क्या हो सकते हैं? अच्छा सवाल। स्कंदगुप्त नाटक का महत्व यह है बेटा कि हमें अपने देश को, अपने परिवार को, अपने आप को गृह कला से, आपसी रंजिश से, परस्पर षड्यंत्र से अगर नहीं बचाएंगे तो हम अंदर अंदर कमजोर हो जाएंगे और विरोधी हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे देश पर कब्जा कर देंगे।
आखिर अंग्रेजों ने क्या किया? तो स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय चेतना यह कहती है कि व्यक्ति को आंतरिक झगड़ों को, आंतरिक कलह को भूल करके राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए दिन रात काम करना चाहिए, न कि अपने अपने पद के लिए। अब जैसे देखिए, स्कंदगुप्त को राजा बनना था, पुरगुप्त को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। इससे क्या हुआ? ठीक है, राजा हम हो या आप हो, देश सर्वोपरि है, देश के लिए व्यक्ति को लड़ना चाहिए, देश के लिए संघर्ष करना चाहिए, यही बात इसमें कहा गया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्रीय चेतना की बात है, देश की कल्याण की बात है, और देश ही सर्वोपरि है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे या न रहे। जी सर, धन्यवाद सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी अभी आवाज आई? मधुस्मिता जी बोलिए प्लीज, अपने अनुभव बताइए प्लीज। मधुस्मिता जी जी सर। बोलिए, स्पीकर ऑन करिए बेटा, बोलिए, बोलो बेटा, बोलो बोलो प्लीज। क्या कमी है, क्या और बताना चाहिए, क्या आपने सीखा, प्लीज टेल मी। नहीं सर, अच्छी मतलब जो ये है, मतलब वो नाटक के बारे में थोड़ा और बता देते तो अच्छा होता। मतलब वो जो टॉपिक है वो किस बारे में और थोड़ा जो देखिए, स्कंद समग्र नाटक, समग्र अगर नाटक की पहली पंक्ति आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया? पहली पंक्ति में ही बेटा सारा निचोड़ है। क्या है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। मैंने नाटक पूरा भेजा है आपको। इससे पता चलना चाहिए पूरे नाटक में देश की बात नहीं है, पर्सनल पावर की बात है, पावर पॉलिटिक्स है।
और स्कंदगुप्त की जगह पुरगुप्त को इसीलिए उसकी माँ षड्यंत्र करके बना देती है, जबकि बड़ा बेटा स्कंदगुप्त है, उसे राजा बनना चाहिए। पुरगुप्त विलासी है, काहिल है, उस तरह से ध्यान नहीं देता है। तो पहली पंक्ति में हमें पद के लिए नहीं लड़ना है, देश के लिए। अगर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद किसी पद के लिए लड़ते तो देश आज आजाद होता? बताओ। नहीं सर। तो मतलब जीवन उत्कर्ष देश के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। तो बेसिक बात इसमें यही है कि मतलब ये सब नाटक राष्ट्रोत्थान के हैं। अब बताइए 1928 में लिखा गया, 1931 में चंद्रगुप्त, भारत उस समय गुलाम था, देश में अंग्रेजी शासन था और देश के युवाओं को ललकारने के लिए ऐसे नाटकों की रचना की गई कि लोग प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो और देश के लिए अपने जान की बाजी दें। समझ पा रही हो? जी सर। नेक्स्ट प्राची प्रभा। जी सर, बहुत अच्छे से सब कुछ। जैसे स्कंदगुप्त का पात्र परिचय थोड़ा बता दीजिए सर। स्कंदगुप्त देखिए, एक तो स्कंदगुप्त बहुत ही अनुशासन प्रिय है। स्कंदगुप्त बहुत ही साहसी है, बहुत ही नीति कुशल है, बहादुर है, राष्ट्रोत्पन्न है और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी। ये सबसे बड़ा गुण है कि जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, वो किसी काम का। और आप जानते हैं कि गुप्त ने कितना षड्यंत्र करके पुरगुप्त को जो है शासक बनाने की योजना चल रही थी और स्कंदगुप्त को अकेले छोड़ दिया गया था। जगह जगह उसके सगे संबंधी अन्य कामों में लगा दिए गए थे, जिससे कि वह अकेला रहे, उसको किसी षड्यंत्र में फंसाकर उसका वध हो जाए या उसको इस तरह उलझा दिया जाए, उसे लापरवाह और आलसी शामिल कर दिया जाए, प्रमादी व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर दिया जाए। तो लेकिन इसके बाद भी वह परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों से संघर्ष करके बाहर निकलता है और स्कंदगुप्त नाटक का प्रधान पात्र नहीं बनता बल्कि नायक बनता है। बात समझ में आ रही? जैसे ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वो नायिका प्रधान है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में जो लीडिंग पार्ट है वो ध्रुवस्वामिनी है। कामायनी में लीडिंग पार्ट मनु नहीं है, कामायनी है, काम गोत्र वाला श्रद्धा है। यह भी एक प्रसाद की खूबी है कि कहीं कहीं उनके कृतियों में, नाटकों में, कविताओं में स्त्री चरित्र प्रमुख है, नायक है उसका, माने उसके हाथ में नेतृत्व है। नायक नहीं भी है, नायिका है, तो नायिका प्रधान उन्होंने रचनाएं की हैं, काव्य लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। आगे आयुष जी प्रश्न करें। बेटा ऐसे बैठेंगे तो ठीक नहीं ना, हम चुप बैठे हैं, आप भी चुप बैठे हैं। टीचिंग 2 वे होगी, 1 वे टीचिंग नहीं होगी, ये मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। सर मुझे एक और क्वेश्चन हाँ पूछना था। बोलो, कौन नाम बताइए। अंकिता जी, अभी आपसे बात हुई थी मेरी? नहीं, आवाज बहुत खड़खड़ा रही है अंकिता जी। हाँ बोलो बेटा, कहाँ घर है अंकिता? सर मुझे पूछना था कि नव्या सुनो, नव्या। हाँ बोलो अंकिता, नव्या मेरे पास है। बोलो अंकिता बोलो। स्कंदगुप्त नाटक में प्रयुक्त प्रतीकात्मकता क्या है सर? चंद्रगुप्त नाटक या स्कंदगुप्त? हाँ क्या बोलेगा स्कंदगुप्त नाटक में? सर क्या हो सकता? आवाज बहुत कुछ। हाँ, स्कंदगुप्त नाटक में प्रयुक्त प्रतीकात्मकता क्या है सर? प्रतीकात्मकता यही है बेटा, यह जो नाटक लिखा गया ये ऐतिहासिक कालखंड को आधार पर बना के लिखा गया, लेकिन वहाँ जो बौद्धों का और ब्राह्मणों का संघर्ष है वो आज समकालीन भारत में किसका संघर्ष दिखाया गया? हिंदू मुसलमानों का संघर्ष।
देश बढ़ गया ना बेटा। भारत जो अखंड भारत था 1947 में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बढ़ गया ना। मुसलमानों ने कहा कि अगर हम यहाँ हिंदू के साथ रहेंगे मुझे लाभ नहीं है, मेरा हित बाधित होगा, एक अलग राष्ट्र ले लिए। आज मुसलमानों का जितना नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश में है उतना यहाँ नहीं है। यहाँ के मुसलमान खुश हैं, उधर गए रहने के लिए, लेकिन दुखी हैं, परेशान है। तो ये प्रतीकात्मकता, कथा भी प्रतीकात्मक है, चरित्र भी। स्कंदगुप्त आज एकल नायक के रूप में है, राष्ट्रवादी चरित्र का प्रतीक है। उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, न ब्राह्मण, न हिंदू, न मुसलमान, न क्षत्रिय, न बौद्ध, कुछ नहीं। तो ये नाटक पुराने प्राचीन इतिहास के प्राचीन कालखंडों पर आधारित है, लेकिन संदेश नया है, समसामयिक। और ये ध्यान रखिएगा कि गुलामी के समय लिखा गया नाटक है। 1928 के आसपास ये नाटक लिखा गया। उस समय भारत गुलाम था बेटा। कहा 1947, कहा 1928। समझ पा रहे हो? कहां घर है, कहां के रहने वाले हैं? उड़ीसा से सर। सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्पीकर से बोलिए। सर मैं उड़ीसा से सर, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। बरगढ़? बहुत बच्चे उधर से हैं, सारे बच्चे बरगढ़ से ही हैं। अरे आप लोगों को तो चलो कोई बात नहीं, बधाई, बहुत अच्छा, गुड गुड। जी सर। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट। बरगढ़ के ज्यादा बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। उपमा जी आइए, स्क्रीन पे ऐसे बैठने से क्या होना है। उपमा जी प्लीज, उपमा, सीमा, सुपश्री, ये लोग आइए सामने, कन्वर्सेशन डिस्कशन कीजिए प्लीज। सुश्री जी, सीमा जी, उपमा जी, आप लोग बताइए क्या और जानना चाहते हैं, क्या कमी रह गई पढ़ाई में, और क्या बताने की जरूरत है, प्लीज। शिखा जी, बोलो बच्चों। अरे कोई तो एक आए, सामने आए। ऐसे बेटा टीचिंग ठीक नहीं है, ये फ्यूचर के लिए, आप लोगों के हित के लिए भी नहीं है, मेरे हित के लिए भी नहीं। हमेशा टू वे टीचिंग होती है।
बोलिए। और अगली यूनिट क्या है बेटा? अगली यूनिट का परिचय दे दें आप लोगों को। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, पहले से थोड़ा पढ़ के आएंगे तो अच्छा होगा। अगली यूनिट ये है बेटा, बता देते हैं आपको, जो पढ़ना है हम लोगों को अगली यूनिट। सर मोहन राकेश की नाट्य सृष्टि पढ़ना है सर। सृष्टि नहीं, नाट्य दृष्टि बेटा। ठीक है ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना है, तैयारी थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बता रहा हूँ। बता रहा हूँ बेटा। बोल रहा हूँ। अगली क्लास बेटा 25 को है, 25 तारीख को। 23-24 क्लास नहीं, हाँ 25 को है। बता देता हूँ क्या है। सर कल होगा या नहीं? नहीं बेटा, 23-24 छुट्टी है। अगली कल क्लास 22 है ना सर? 25-26। हाँ कल 22 सर है कल ना? नहीं, कल तो 22 है। हाँ कल, सॉरी, मैं थोड़ा अब्सेंट माइंड। हाँ कल होगा, 22 को होगा। उसके बाद 23-24 छुट्टी पे रहेंगे। हाँ छुट्टी है, माने टाइम टेबल में क्लास ऑफ है। जी ओके, सर जी। तो 23-24 नहीं क्लास है इसमें। फिर 26 को है, 26 को पढ़ाएंगे। 27 और 28 बेटा मैं छुट्टी पे हूँ, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन। तो मेरी क्लास जो है डॉक्टर शंभू दयाल अग्रवाल सर लेंगे। ओके, जी समझ पा रहे हो ना? हाँ मैं जी ठीक सर। पढ़ा रहा हूँ, गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। बहुत गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ? नहीं। तो 27-28 की क्लास जो है मेरी डॉक्टर शंभू दयाल अग्रवाल जी लेंगे। और 29 को मैं फिर पढ़ाऊंगा। 29 को मेरी अंतिम क्लास रहेगी बेटा। हाँ, और सबसे ये गुजारिश है कि जो हिस्सा पहले पढ़ाना है, अगर थोड़ा पहले से पढ़ेंगे तो बड़ी सुविधा होगी, बहुत सुविधा होगी। सर बहुत कल ज्यादा। क्या पढ़ाएंगे? हाँ सर कल क्या पढ़ाएंगे मतलब? वही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कल क्या पढ़ाना है? बोलिए। अंधायु क्या मोहन राकेश की नाट्य सृष्टि? दोनों नाटक बेटा बहुत महानतम है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा।
इसको पढ़ना जरूर, जिंदगी के लिए पढ़ो। मैं बार बार, देखो भगवान ने आपको एक सौभाग्य दिया है कि घर बैठ कर भी आप पढ़ाई कर ले रहे हैं। पहले, आज के 20 साल 30 साल पहले यह व्यवस्था नहीं थी बेटा, समझ रहे हो ना, ये व्यवस्था नहीं थी। जी सर। समझ पा रही हो? तो ईश्वर ने एक मौका दिया है बेटा। अब मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो सारी पढ़ाई इग्नू से किए हैं, लेकिन प्रोफेसर हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। हाँ, तो मत समझना कि तुम लोग कहीं किसी से कम हो, जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। तो मत सोचो कि हम लोग प्रॉपर यूनिवर्सिटी माने किसी ऑफलाइन क्लास में नहीं, नहीं है, नहीं है, कोई मतलब नहीं। यहाँ से भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत महान, बहुत बड़े बन सकते हैं और समाज को एक आईना दिखा सकते हैं यहाँ से। मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। और हम एक प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों से कि जो मुझे पढ़ाना है वो आप एक दिन पहले थोड़ा पढ़ के आएंगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे भी, और आपको बहुत कुछ समझ में आए, बहुत कुछ समझ में, और जरूर आप जीवन में एक बड़े आदमी बनेंगे, आगे जाएंगे, समाज को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को एक संतोष देंगे। और चाहे मोहन राकेश हो, चाहे अंधा युग। अंधा युग किसने लिखा है पता है आप लोगों को? मोहन राकेश के नाटक हो सकता है आधे आधे अधूरे हो, अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखा है, जो महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नाट्य कृति है बेटा। हाँ, सर महत्वपूर्ण माने थोड़ा महत्व। उसको पीडीएफ भेज देंगे। हाँ, कोशिश करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। जी हमको सर। मिल जाए तो हमें इमीडिएटली भेज, टेंशन मत लो। हमको पता नहीं था तुम लोगों के पास सामग्री नहीं, मैं शीघ्र ही भेज दूंगा। जरा भी मन में कोई टेंशन मत लेना तुम लोग, ओके? जी सर। और बताइए, और क्या आदेश है आप लोगों का? फिर कल क्या पढ़ेंगे, वो मोहन राकेश या अंधा युग? कल जो भी पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में मैं मैटर डाल दूंगा आप लोगों को, ओके? जी सर। समझ रहे हो ना? पहले से पढ़े रहोगे थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। जी सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा पहले से पढ़ोगे तो हम इधर कुछ बोलेंगे तो उसका व्यापक अर्थ आप समझ आएंगे। एक बार आप लोग ऑन कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, जमा करना है मुझे, फिर उसके बाद आप कर देंगे क्लास। जो भी, अंकिता, सुश्री, कोई भी विद्यार्थी ऑन करो बेटा। हाँ ठीक है, थैंक यू। जमा करना है, देना है, अच्छे से पढ़ना। और कल का मैटर मैं डाल दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए।
और दूसरी चीज यह भी ध्यान रखना है कि जब मैं कुछ पढ़ाऊं तो कहाँ चले गए, जब मैं कुछ पढ़ाऊं तो एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? ओके, थैंक यू बच्चों। इसमें प्रॉब्लम आ गई। चलो कल बातचीत होगी। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, अंकिता कौन, अंकिता थी ये, कौन कौन अभी इसके साथ? हाँ खोलो बेटा, ये इसके साथ प्रॉब्लम हो गया था, एक बार खोलिए प्लीज ये। हाँ ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल बातचीत होगी। ये थोड़ा स्क्रीन में मैं मोबाइल में अपने आप ऑफ हो जा रहा है। थैंक यू, 100 साल जियो। कल बातचीत होगी, फिर 6 बजे मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। अंकिता, अंकिता, हाँ हाँ क्या आप लोगों ने ग्रुप बनाया है? हाँ, ग्रुप है ना मु- एक। आप मुझे नहीं है? नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा ऐड कर लो। मैं इस चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रही हूँ, उसमें ऐड हो जाइएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा चैट बॉक्स यूज करना नहीं आता, तो मैं नंबर बोल दूंगी तो आप ऐड कर देंगे? मैं नंबर लिख लेती हूँ। हाँ, 9861 एक बार रुकिएगा। हाँ बोलिए। 9861 861 97 7 3389। 8 9, एक बार देख लीजिएगा। 9861 हाँ 9 61 97 3389। 89। हाँ, ये हम लोगों का ग्रुप है, तो ये जो जो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इसका ग्रुप है तो। है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मतलब मुझे ये थोड़ा इग्नो का तो एक बड़ा ग्रुप है, उसमें मैं हूँ, पर हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं इसमें नहीं हूँ। नहीं, इसका अलग से ग्रुप नहीं है, उसमें जो सर हैं ओह, शंभू शंभू दयाल सर और जो 700 लोग हैं वही ग्रुप है, उस ग्रुप में 700। हूँ। अच्छा हाँ, नहीं मैं देख रही हूँ, एक लिंक भेज दे रही हूँ। अगर उसमें होइएगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होंगे तो ऐड हो जाइएगा। क्यों ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए। अभी तक थैंक यू। मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिए।